रखा है, तो स्टूडेंट है सबके लिए अलाउ है, सब हर जगह से। चलो आ जाओ। सीए साहब लोग फटाफट क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम कहाँ तक हो गया था हम लोग का? चलो आ जाओ फटाफट, एक बार क्या करेंगे, क्विक रिवीजन। द बेसिक हमारा जो है, बेसिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है कि सर टैक्स को कलेक्ट करने के लिए पावर गवर्नमेंट को किसने देके रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल नंबर 246 7 शेड्यूल में हमारे पास जो लिस्ट दिया गया है, तीन लिस्ट में, उस तीन लिस्ट के अकॉर्डिंग पावर है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और दोनों के पास है कि एक साथ क्या बना सकते हैं? लॉ बनाएंगे। Whenever सेंट्रल गवर्नमेंट मेक एनी लॉ, तो बताना उस लॉ को बनाने के लिए सबसे पहले अप्रूवल कहां से लेना पड़ेगा? को टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज द लोकसभा एंड राज्यसभा। आफ्टर गेटिंग द अप्रूव फ्रॉम द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, देन ये हमारा अप्रूव कहां से किया जाएगा? बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एसेंट करेगा, जैसे ही प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा वो हमारा क्या बन जाएगा? बिल आपका एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह एंट्री नंबर 82 लिस्ट ए 7 शेड्यूल आर्टिकल 246 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूज करके इनकम टैक्स एक्ट को क्या किया? लॉन्च किया। इनकम टैक्स 1961 को अप्लाई किया। 1961 में जो इनकम टैक्स आया वो 1 अप्रैल 1962 से क्या हुआ? इंडिया में एप्लीकेबल है, होल इंडिया। अब इस एक्ट को किस तरह से कंडक्ट कराया जाए, उसके लिए बोर्ड बनाया गया, और दो तरह की बोर्ड होती है, एक होती है सीबीडीटी और दूसरा कौन सा होता है? सीबीआईसी। सीबीडीटी जो होता है दैट विल बी द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो केवल और केवल इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स को कवर करेगा। और सीबीआईसी जो होता है वो बोर्ड किसको कंडक्ट कर? इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंडक्ट कराएगा। नेक्स्ट आता है कि इस बोर्ड को एक पावर दिया गया, और पावर इनकम टैक्स एक्ट से दिया गया है। इनकम टैक्स एक्ट ने पावर दिया है कि बोर्ड यू हैव पावर टू क्रिएट अ लॉ, सॉरी टू रूल्स को क्या करना है? क्रिएट करना है, और टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक आपको क्या करना है? रूल्स को कंटिन्यू बनाते रहना है। उसे हम लोग किस नाम से बोलते हैं? इनकम टैक्स रूल 2000, इनकम टैक्स रूल्स 1962 के नाम से बोलते हैं। तो रूल्स ऑलवेज भी बाय द क्या? बोर्ड है। और एक्ट हमारा किसके अकॉर्डिंग बनाई जाएगी? बोर्ड, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है रूल के अलावा, जब ये एक्ट 1961 है और अभी तक इंडिया में 1961 एक्ट ही कंटिन्यू कर रहा है, बट टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है। वो चेंजेस किसके अकॉर्डिंग होता है? फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। एंड द फाइनेंस एक्ट जो होता है एवरी ईयर फर्स्ट फेब में आपको क्या किया जाएगा? एक्ट को बनाई जाएगी। लेकिन उससे पहले एक बिल बनाया जाता है, और वो बिल कुछ भी नहीं होता है, दैट इज द एस्टिमेशन होता है। एस्टिमेशन जो होता है, एस्टिमेशन ऑफ द एक्सपेंसेस एंड एस्टिमेशन ऑफ द इनकम। लेकिन सबसे पहले एस्टिमेशन किसका किया जाएगा? एक्सपेंसेस का, और उस एक्सपेंसेस के बेसिस पे एस्टिमेशन किसका किया जाएगा? इनकम का। और इनकम की जो सोर्सेज होती है, वो सोर्सेज कौन सा होता है? आपका टैक्स रिवेन्यू हो जाता है। एक तो गवर्नमेंट बिजनेस करती है, उससे होगा। एक तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, वहां से हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर इनकम शॉर्टफॉल है, तब वर्ल्ड बैंक से क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल लोन ले लेते हैं। ये जो आपकी सोर्सेज है दैट इज द सोर्सेज ऑफ द इनकम। एंड एक्सपेंसेस के बेसिस पे जब इनकम को डिक्लेयर किया जाता है, फिर उस इनकम को हिसाब से टैक्स का क्या किया जाएगा? रेट को डिसाइड किया जाएगा बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द फाइनेंस बिल्स। एंड द बिल्स आर आल्सो एक्सेप्टेड इन टू हाउसेस ऑफ द parliament, that is the Lok Sabha and Raj Sabha, and after assent of the president that bills become finance act. and the finance act every year ये finance act आपका आएगा। और इस finance act से केवल इनकम टैक्स और या फिर इनडायरेक्ट टैक्स पे इंपैक्ट नहीं आता है, पूरी होल कंट्री पे इंपैक्ट आता है। बट आपके लिए केवल और केवल कौन सी चीजों को फाइनेंस एक्ट में कवर करना है? दो चीजों को, एक तो इनकम टैक्स और एक कौन सा हो जाता है हमारा? इनडायरेक्ट टैक्सेस। इस फाइनेंस एक्ट में आपका पार्ट होता है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होता है। पार्ट ए में इनकम टैक्स रेट दिया रहेगा, पार्ट बी में भी दिया रहेगा और सी में भी दिया रहेगा। जो पार्ट सी होता है वो सैलरी वालों का टैक्स रेट बताता है, और पार्ट बी जो होता है वो आपका टीडीएस टीजीएस से रिलेटेड टैक्स बताएगा, और पार्ट ए में जो होगा वो इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड आपका टैक्स रेट बताया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अगर हम फाइनेंस एक्ट के बाद भी अगर कोई चेंजेस करना है, कोई भी चीजों को हमें अमेंड करना है, तो वो अमेंडमेंट किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? बाय द नोटिफिकेशंस। एंड नोटिफिकेशन जो भी इशूड किया जाएगा वो पार्ट ऑफ द क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। और ये नोटिफिकेशन जो भी होगा वो बाइंडिंग होगा, किसके ऊपर बाइंडिंग होगा? हमारा पब्लिक एंड ऑफिसर्स के ऊपर। इसके अलावा एक इशू किया जाता है सर्कुलर्स जो होता है ओनली फॉर द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। वो किस लिए होता है? गाइडलाइंस का काम करता है, ताकि वो लोगों को किस तरीके से
किस तरीके से मैनेज करना है वो मैनेज करेंगे विद द हेल्प ऑफ द गाइडलाइंस। लेकिन अगर इस गाइडलाइन से पब्लिक को बेनिफिट है तो पब्लिक गाइडलाइंस को बेनिफिट ले सकता है, लेकिन बाइंडिंग नहीं होगा। बाइंडिंग केवल और केवल कौन होगा, हमारा ऑफिसर्स बाइंडिंग होंगे। इसके अलावा अगर एक्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हुआ तो क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड किया जाएगा बाय द हाई कोर्ट और बाय द क्या, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट से अगर डिसाइड किया जाता है वो केवल और केवल स्टेट वाइज आपका एप्लीकेबल होगा, और अगर मान के चलो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है तो वो आपका क्या बन जाएगा, एक्ट का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से आपके एक्ट में आया हुआ है वो बाद में फाइनेंस एक्ट के थ्रू क्या किया जा सकता है, चेंजेस भी किया जा सकता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर्स। ये हमारी क्या थी, दैट इज द बेसिक चीजें थी। इसके अलावा एक चीज और आता है कि सर ये जो पावर था ये तो पावर किसको था, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर है वो यूनियन लिस्ट आपको दिया गया है। इसके अलावा एक होता है हमारे पास स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो पावर है वो किसके पास पावर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगा विद द हेल्प ऑफ 2 हाउसेज, उसका भी कौन सा, विधानसभा है, विधान परिषद के, लेकिन उसका एसेंट किससे लेना पड़ेगा, गवर्नर से लेना पड़ेगा, और तब जाके क्या बनेगा, लॉ बन जाएगा। जब हम आएंगे कहां पे आएंगे, जीएसटी की बात करेंगे तो वहां पे दोनों स्टेट, दोनों गवर्नमेंट की बात होगी, सेंट्रल और स्टेट, तो वहां पे और भी डिटेल में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि सर अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में केवल और केवल टैक्स ऑन इनकम है, एक्सेप्ट क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने का केवल और केवल पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। अगर हम इनकम ऑन टैक्स ऑन इनकम की बात करें तो इसके लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन कोई भी टैक्स को चार्ज करने से पहले एक चार्जिंग सेक्शन होना चाहिए। चार्जिंग सेक्शन जो इनकम टैक्स एक्ट में है वो सेक्शन हमारा कौन सा है, 4 है। और 4 हमारा क्या कहते हैं, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन द इनकम टैक्स एक्ट इज एन एसएससी पेड टैक्स इन assessment at the rate prescribed in Finance Act or Income Tax Act. Whenever total income of the SSA is computed, follow the रेसिडेंशियल स्टेटस। मतलब ये चार्जिंग सेक्शन है और चार्जिंग सेक्शन को हम लोग कवर करने जा रहे थे। तो चार्जिंग सेक्शन में पहली पॉइंट आता है सीए साहब लोग, पहला पॉइंट क्या आता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्संस। जो पर्संस है वो 7 तरह के पर्संस होते हैं। सेक्शन आपकी कौन सा है, 2 क्लॉज 31 में डिफाइन किया गया है। पर्सन इंक्लूड इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और फर्म, एलएलपी, कंपनी एलएलपी, लोकल अथॉरिटी और एजीपी। देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर एजीपी क्या होता है। एजीपी भी हमारा जस्ट लाइक क्या होता है, एओपी होता है या फिर क्या होगा, बीओआई। बट इनके लिए सेपरेट से क्या बना दिया जाता है, एक एक्ट बना दिया जाएगा, तो वो बन जाएंगे क्या, एजीपी बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है एओपी बीओआई। एओपी बीओआई अगर रजिस्टर्ड कराया जा रहा है अकॉर्डिंग टू कंपनी तो वो बन जाएगा कंपनी। अगर एओपी बीओआई रजिस्टर कराया जा रहा है अकॉर्डिंग टू ट्रस्ट तो वो बन जाएगा ट्रस्ट। एओपी बीओआई अगर रजिस्ट्रेशन कराई जा रही है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी तो वो बन जाएगा क्या, सोसाइटी। लेकिन उसकी पहचान क्या रहेगी, एओपी और बीओआई की भी रहेगी। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, अगर किसी भी पर्सन की टोटल इनकम का मतलब इनकम कोई भी, चाहे वो लीगल हो चाहे कौन सा हो, इलीगल, कोई भी इनकम हो, इनलीगल हो चाहे इलीगल हो, कोई भी इनकम हो, वो सारी की सारी इनकम किसमें आएगा, हमारा इनकम में आ जाएगा। लेकिन ये इनकम जो है ना सेक्शन 224 में है, इसमें कम से कम 25 लिस्ट आपको बताई गई कि ये इनकम है। तो एग्जाम में इनकम को याद नहीं करना है, जो मन में आए वो लिख देना। इनकम, लीगल इनकम, इलीगल इनकम, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, अक्रूवल, नॉन अक्रूवल, मतलब जो पॉइंट याद है वो आपको लिख देना है, दैट इज द इनकम। बट आपको बता दो एग्जाम में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा व्हाट इज योर इनकम, बिकॉज योर सिलेबस इज नॉट बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल, योर सिलेबस टोटली इज बेस्ड ऑन केस स्टडी। केस स्टडी में ऑलवेज भी ध्यान रखना है, 2 चीजें होगी, एक प्रैक्टिकल होता है, दूसरा क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है। उसमें प्योर थ्योरेटिकल का कोई जगह नहीं होगा। ये जो प्रैक्टिकल भी होगा ना, तो थियरी बेस अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल ही रहेगा। ये रहेगी सर व्हाट इज द टैक्स, व्हाट इज दिस, ये नहीं रहेगी। एनालिसिस सबसे ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट आता है पर्सन के अलावा बताना, पर्सन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर हुज एक्सीड किससे हो जाए, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स विल बी नोन एज व्हाट, एसएससी। उसको हम किस बोलेंगे, एसएससी। लाइबल टू क्या हो जाएगा, पे टैक्स। कब टैक्स पे करेगा, इन द असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे मीनिंग आती है हमारी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर। आपका स्टार्टिंग कहां से हो जाएगा, 1 अप्रैल, और एंड कहां पे होगा,
31 मार्च को हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अगर हम असेसमेंट ईयर को कंसीडर कर रहे हैं तो साथ में क्या कंसीडर करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर, एंड द प्रीवियस ईयर इज टोटली डिपेंड ऑन असेसमेंट ईयर। द प्रीवियस ईयर इज द प्रीसीडिंग ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के पहले जो भी फाइनेंशियल ईयर आएगी दैट विल बी नोन एज व्हाट, द प्रीवियस ईयर, एंड द प्रीवियस ईयर इज आल्सो स्टार्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल, एंड कहां पे होगा, 31 मार्च में। लेकिन प्रीवियस ईयर हमारा 12 महीने से क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। दो केसेस में, अगर कोई बिजनेस को कंटिन्यू किया है, स्टार्ट किया है, कमेंसमेंट किया है इन द प्रीवियस ईयर, तो फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस एंड ऑफ द 31 मार्च दैट विल बी द प्रीवियस ईयर। और अगर मान के चलो बिजनेस एग्जिस्टिंग कंटिन्यूअस में चली आ रही है और डिसकंटिन्यू किया गया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो बताना 1 अप्रैल टू द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन शैल बी कंसीडर एज प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट आता है कि प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम टैक्सेबल कब किया जाएगा, हमारा असेसमेंट ईयर में, एंड द करेक्ट पॉइंट आता है इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर, दैट इज द जनरल रूल, दैट इज द सेक्शन 4। बट इन केस ऑफ द five cases, the income of the previous year chargeable to tax in the previous year, section 172, 174, 176, 175, 176। यहाँ तक क्लियर, मतलब 172, 174, 175 और 176 हमारा क्या है, ये सेक्शन है, दैट विल बी द, ये 5 सेक्शन ऐसे हैं जहां पे इनकम प्रीवियस ईयर में है, टैक्सेबल भी कब होगा, हमारा प्रीवियस ईयर में होगा। जिसमें पहला हमारा होता है कि नॉन resident person having shipping business in India, person living India permanently, AOP by dissolution, business discontinuation, या फिर हमारे पास ट्रांसफर ऑफ कोई एसेट्स किया जा रहा है अवॉइडिंग द टैक्सेस, तो उस केस में आपका इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर। इस 5 एक्सेप्शन को अभी नहीं डिटेल में कवर करेंगे, अभी तो सर हमें तो पता ही नहीं चल पा रहा है टैक्स का टी क्या होता है। क्लियर, यहां पे आता है बच्चा लोग, आ जाओ सबसे पहले What is the objective of the tax? टैक्स की ऑब्जेक्टिव हमेशा ध्यान रखना है, दो चीज, एक तो होता टैक्स, दूसरा ये टैक्स किस पे कंप्यूट किया जाएगा, बताना इनकम पे। अगर ये दो चीजें हमारा कंप्यूट हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, कल हेडिंग कौन सा किया था हम लोग ने, दैट इज द असेसमेंट, सेक्शन 2(8). चलो आ जाओ यहां से स्टार्ट करेंगे असेसमेंट। इसको लिख लिया था सब लोग ने, बस अब यहां से टैक्स स्टार्ट है आपका, बस जीवन आपका स्टार्ट हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला, यही है नोट नंबर 4। अभी तक तो कुछ नहीं था सर, जीवन जी रहे थे, जिए जा रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कि जीवन कहां जा रहा है। अब जीवन आपका स्टार्ट हो गया। सबसे आसान कोर्स हम लोग कर रहे हैं, कौन सा, सीए। मैं बाहर नहीं बोलना है, ये सभी लोग यही कोर्स करना शुरू कर देंगे और कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, और इससे फर्क नहीं पड़ता कंपटीशन हो या ना हो, एक ऐसा ये कोर्स है नॉन कॉम्पिटिटिव है। असेसमेंट सेक्शन 2 क्लॉज, assessment means बस यहीं तक लिखना है बच्चों लोग, पहले एक एक चीज समझते जाएंगे फिर लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास। नवंबर में एग्जाम देना है, दिसंबर तक तो कोर्स खत्म ही हो जाएगा, आराम से करेंगे। और कोर्स का क्या सर, कोर्स कंप्लीट हो ना हो, पास होना चाहिए बस, क्यों, सिद्धांत यही होना चाहिए, सिद्धांत का सिद्धांत। चलो, असेसमेंट मींस असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल ऑफ एन एसएससी, बस आगे नहीं करना। देखो क्या लिखा है एक लाइन में, पता है, खत्म हो गया। असेसमेंट मींस असेसमेंट, अरे सर ये कौन सी बात है, असेसमेंट मीन असेसमेंट, व्हाट इज द असेसमेंट, व्हाट इज द असेसमेंट, बताओ नॉर्मली बताओ, आपने सुना है कभी असेसमेंट का नाम, कंप्यूट करना, और जैसे बोलते हैं ना कॉपी एसेस करना, तो व्हाट इज द असेसमेंट, चेक करना, कंप्यूट करना, दैट इज द असेसमेंट। तो यहां पे भी वही है, असेसमेंट का मतलब क्या है, सेक्शन 2(8) हमारा कहता है असेसमेंट मींस असेसमेंट टू कंप्यूट, अब क्या क्या कंप्यूट करना है, टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल ऑफ एन एसएससी, नॉट पर्सन। एक एसएससी की टोटल इनकम और टैक्स पेबल को कंप्यूट करना ही हमारा क्या हो जाएगा, असेसमेंट हो जाएगा। क्लियर हुई चीजें। अब यहाँ पे असेसमेंट दो तरीके से होती है, एक सेल्फ असेसमेंट होता है और एक कौन सा होता है हमारा, असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट। व्हाट इज द डिपार्टमेंट, सीबीडीटी।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वही हमारा क्या है, डिपार्टमेंट है। तो बताना, एक तो सेल्फ असेसमेंट है, दूसरा कौन सा होता है, असेसमेंट बाय द डिपार्टमेंट। व्हाट इज द सेल्फ असेसमेंट? सेल्फ, खुद कंप्यूट करना। क्या खुद कंप्यूट करना? इनकम। और क्या खुद कंप्यूट करना? टैक्स पेबल। उसे हम किस नाम से बोलेंगे? सेल्फ असेसमेंट। और अगर उसी इनकम को, उसी टैक्स अमाउंट को कौन कंप्यूट करने लगा? डिपार्टमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? असेसमेंट बाय द डिपार्टमेंट। अब देखो कुछ चीजें समझ में आई कि सर इनकम टैक्स अगर हम कवर करने जा रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव है असेसमेंट करना। अब असेसमेंट कौन करेगा? असेसमेंट खुद एसएससी करेगा। और कौन करेगा? हमारा डिपार्टमेंट। तो सर सीए क्या करेगा? वही काम करेगा। कौन? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, लेकिन अपना नहीं, वो किसका करता है? एसएससी का। किसके लिए करता है? एसएससी के लिए करेगा। तो दैट विल बी द असेसमेंट। असेसमेंट हमारा क्या होगा? असेसमेंट मींस असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम, assessment of total income and tax payable of an SSE. This may be self assessment and क्या हो सकता है हमारा? assessment by the department. अब यहां पे लिखेंगे self assessment. self assessment whenever total income and tax liability, whenever total income and tax liabilities is computed by person oblique SSE himself is known as self assessment. Is known as self assessment. Whenever SSC oblique person compute any tax amount himself, whenever SSC oblique person compute any tax amount himself, then such tax payable is known as self assessment. Is known as self assessment. Is known as self assessment tax. Assessment by department. Assessment by department. Whenever total income and tax liabilities, total income and tax liabilities is computed by department, is computed by department oblique CBDT along with tax payable, along with tax payable, then such process of assessment is known as assessment by department. Assessment by department oblique assessment procedures. Assessment procedures. चलो अच्छा यहां तक लिख लिया, आराम से समझते दोनों चीजें। दोनों चीजें है क्या? दोनों में डिफरेंस क्या है? देखना टैक्स इतना आसान है ना कि आप कहोगे सर अकाउंट कोर्स में नहीं होना चाहिए, केवल टैक्स होना चाहिए। क्लियर? समय के साथ साथ चीजें क्या होती है? बदलती रहती है। बट टैक्स बहुत आसान है। देखो दो चीजें हम लोग ने कवर किया, एक तो कवर किया असेसमेंट और एक कौन सा कवर किया? असेसमेंट बाय द डिपार्टमेंट। उससे पहले बताना व्हाट इज द असेसमेंट। व्हाट इज द असेसमेंट? असेसमेंट बस दो चीजें, टू कंप्यूट टोटल इनकम एंड टू कंप्यूट क्या? टैक्स लायबिलिटी। खत्म हो गया, दैट इज द असेसमेंट।
अगर इनकम को हम कंप्यूट कर रहे हैं और उस इनकम पे टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं, दैट विल बी नोन एज व्हाट, असेसमेंट। अब ये असेसमेंट दो तरीके से, अगर खुद एसएससी असेसमेंट कर रहा है, एसएससी, हु इज द एसएससी, पर्सन whose total income exceed maximum amount not chargeable to tax। एसएससी अगर खुद करता है तो उसको हम किस नाम से बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट। और अगर डिपार्टमेंट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट करता है ना, चार तरीके से असेसमेंट करता है। एसएससी तो केवल एक बार करेगा, एक तरीके से। अब बताना, एसएससी जो असेसमेंट किया, क्या असेसमेंट किया होगा, खुद क्या किया होगा, खुद की क्या कंप्यूटेशन रही होगी, टोटल इनकम। खुद इस इनकम पे क्या कंप्यूट किया होगा, टैक्स लायबिलिटी। तो ये जो टैक्स लायबिलिटी निकल के आ रही होगी, इसी को बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इफ टैक्स लायबिलिटी इज कंप्यूटेड बाय द एसएससी हिमसेल्फ, दैट टैक्स लायबिलिटी विल बी नोन एज व्हाट, सेल्फ असेसमेंट। देखो लिखा हुआ है, whenever SSC oblique person compute any tax amount himself, then such tax payable is known as क्या, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। उसको हम किस नाम से बोलेंगे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सपोज करो आई एम एसएससी एंड हमने कंप्यूट कर लिया अपनी इनकम, मान के चलो 10 लाख रुपए, मैंने खुद कंप्यूट किया 10 लाख मेरी इनकम है, और 10 लाख रुपए पे मेरी टैक्स बन गया सपोज करो 3 लाख रुपए। व्हाट इज 3 लैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसको हम किस नाम से बोलेंगे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के नाम से बोलेंगे। अच्छा, ये 10 लाख मेरी इनकम है, क्या ये इनकम मेरा सही है कि गलत है, ये मैं नहीं डिसाइड कर पाऊंगा। मेरा तो काम क्या है कि मैंने अपनी इनकम को कंप्यूट कर लिया 10 लाख रुपए, और फिर उसके बाद में अपनी इनकम और अपनी टैक्स अमाउंट को किसको बताऊंगा, गवर्नमेंट को बताऊंगा कि गवर्नमेंट मेरी इनकम है और मेरा ये टैक्स है, मैंने आपको जमा कर दिया। अब ये जो मैं बताऊंगा ना, एक डॉक्यूमेंट के थ्रू बताऊंगा, कॉल नहीं करूंगा। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी प्लीज मुझे टाइम दो, हमने अपना टैक्स जमा किया, आप मेरी आइडेंटिटी करो, कुछ नहीं, कोई कॉल वॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये किससे बताना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट के थ्रू। और उस डॉक्यूमेंट को हम किस नाम से बोलते हैं, दैट विल बी नोन एज व्हाट, रिटर्न, रिटर्न ऑफ इनकम के नाम से बोलते हैं। जब ये रिटर्न, ये डॉक्यूमेंट हम सबमिट करेंगे कहां पे, गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट नहीं चेक करेगा, उनका कौन चेक करेगा, डिपार्टमेंट। और ये डिपार्टमेंट चार तरीके से चेक करता है। एक तो होता है हमारा समरी असेसमेंट, मतलब ऐसे ही देख लिया, कंप्यूटर चेक करेगा, केवल हमने क्या किया, ऑनलाइन सबमिशन किया और कंप्यूटर चेक करेगा, और कंप्यूटर जब चेकिंग कर रहा है तो उसको बोलते हैं समरी असेसमेंट। और अगर उसमें कुछ हाइपर चीजें मिलती है तब क्या होगा, एक रेगुलर असेसमेंट होगा, एक हमारा कौन सा होगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा, और एक होता हमारा असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट या इनकम स्केपिंग असेसमेंट। तो चार तरीके से असेसमेंट कौन करता है, हमारा डिपार्टमेंट। किसका करता है, हमारी इनकम को करता है। तो अगर डिपार्टमेंट सपोज करो एसेस करता है, तो असेसमेंट कितने तरीके से करेगा, हमारा चार, समरी असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट या रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, और कौन सा होता है हमारा, इनकम स्किपिंग असेसमेंट। अब जो भी ये असेसमेंट करेगा, जो भी समरी हो, स्क्रूटनी हो, बेस्ट जजमेंट हो या इनकम स्किपिंग, इनको असेसमेंट करते समय अगर कोई टैक्स कंप्यूट करता है तो उसको हम टैक्स बोलते हैं रेगुलर असेसमेंट टैक्स। उसको हम किस नाम से बोलेंगे, रेगुलर असेसमेंट टैक्स के नाम से बोलेंगे। क्लियर हुई चीजें। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, इस पॉइंट को भी लिख लो, आफ्टर कंप्लीटिंग द असेसमेंट ऑफ एसएससी बाय डिपार्टमेंट। इसको नोट कर लिया सबने, इसको नोट करो, आफ्टर कंप्लीटिंग द असेसमेंट of SSC by department, the computed tax payable is known as regular assessment tax in the bracket if it is higher than self assessment tax, if it is higher than self assessment tax. If it is higher than self assessment tax.
पहले आता है समरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(1). summary assessment under section 143(1), scrutiny assessment under section 143(3), best judgment assessment under section 144, और एक होता है इनकम स्किपिंग असेसमेंट। इनकम स्किपिंग असेसमेंट या जो ये आपके कोर्स में है सी इंटर। ये नहीं, ये दोनों सब कहाँ पे हैं? फाइनल। सब यहाँ पे पढ़ा देंगे, फिर फाइनल कैसे करोगे आप? वैसे भी 50 नंबर के लिए पहाड़ दे दिया आप लोग, ये लो तोड़ते रहो, पता ही नहीं चलता कि हम पत्थर तोड़ रहे हैं कि पहाड़ तोड़ रहे हैं। चलो आ जाओ, आराम से दोनों चीजें करते हैं। बहुत बहुत आसान है, कुछ नहीं है। सबसे आसान क्या होता है? टैक्स। देखते रहना, बहुत आसान है। ये लो, बताना हमें व्हाट इज द प्रीवियस ईयर और व्हाट इज द असेसमेंट ईयर। अब बताना, असेसमेंट ईयर जो हम लोग कवर कर रहे हैं 1 अप्रैल 2024, एंड कहां पे होगा? 31 मार्च 2025। ये दिस इज असेसमेंट ईयर। एंड व्हाट इज द प्रीवियस ईयर फॉर असेसमेंट ईयर 24-25? 1 अप्रैल 2023, और एंड कहां पे होगा? 31 मार्च 2024। दिस विल बी द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में हमारे पास क्या आएगा बताना? इनकम आएगा, और इस इनकम पे जो टैक्स आएगा वो कब हम जमा करेंगे? असेसमेंट ईयर में। अब ये मुद्दा है कि सर इनकम भी हमें कंप्यूट करना है, टैक्स भी कंप्यूट करना है, और जैसे ही कंप्यूट किया उसको हम किस नाम से बोल देते हैं? सेल्फ असेसमेंट टैक्स के नाम से बोलते हैं। अब बताना, हमारी इनकम जो आई प्रीवियस ईयर 23 और 24 की, वो आई 10 लाख रुपए, और हमारा इस पे टैक्स बना सपोज करो 4,50,000 रुपए टैक्स बन गया। यहां तक क्लियर? तो बताना, ये जो सारे प्रोसेस हुआ है, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? सेल्फ असेसमेंट। और ये जो टैक्स निकल के आया है, दिस विल बी नोन एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यहां तक क्लियर? अब बताना, ये सारे के सारे डिटेल को मुझे क्या करना पड़ेगा? सबमिट करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा सबमिट? गवर्नमेंट को। किसके थ्रू करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट को हम किस नाम से बोलते हैं? रिटर्न के नाम से बोलते हैं। जब ये रिटर्न जाएगा, कहां पे जाएगा? डिपार्टमेंट के पास जाएगा, तो डिपार्टमेंट इसका क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेस का मतलब वो क्या करेगा? असेसमेंट करेगा। और पहला असेसमेंट जो होता है वो कंप्यूटराइज असेसमेंट है। कंप्यूटर क्या करेगा? असेसमेंट किया। और सपोज करो कंप्यूटर ने मेरी इनकम तो 10 लाख कंप्यूट किया, लेकिन टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर दिया 4,75,000, 4,75,000। तो बताना, हमने टैक्स कम जमा किया है कि ज्यादा? कम जमा किया। तो जो 75,000 टैक्स हमारे पास एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है, 75 और -50 किया 25,000 जो मेरे पास एक्सेस है, दिस एक्सेस इज कंप्यूटेड बाय द डिपार्टमेंट, एंड दिस 25,000 विल बी नोन एज व्हाट? रेगुलर टैक्स। इस 25,000 को हम किस नाम से बोलेंगे? रेगुलर असेसमेंट टैक्स के नाम से बोलेंगे। क्लियर? सारा चीजें मैं आपको ऑनलाइन कैसे होता है वो भी कराऊंगा, बट समय तो आने दो। आपको खुद ही जवाब दोगे कि सर कब सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डेट आनी चाहिए, कब पेमेंट होना चाहिए, कब हमारा रेगुलर असेसमेंट की डेट, कब पेमेंट होना चाहिए, वो सब कुछ। और उसी हिसाब से देखना पोर्टल जो आपका है ना ऑनलाइन वाले, उसी हिसाब से बनाई गई, लॉ के हिसाब से। जैसे लॉ पढ़ रहे हो ना, वही पोर्टल भी है। अगर आपने लॉ गलत पढ़ा तो या तो कहोगे पोर्टल गलत है,
या तो कहोगे आएगा ही नहीं उससे। तो यहां पे सबसे पहले बताना सेल्फ असेसमेंट और रेगुलर असेसमेंट में डिफरेंस क्या है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स इज कंप्यूटेड बाय द एसएससी हिमसेल्फ and the regular tax is computed by the department and the excess amount किससे, self assessment tax से, that excess shall be considered as regular assessment tax। अब ये जो रेगुलर असेसमेंट होता है वो समरी होता है, स्क्रूटनी होती है। एक होता है बेस्ट जजमेंट, एक होता है इनकम स्केपिंग। व्हाट इज द इनकम स्केपिंग, ये है नहीं कोर्स में फिर भी जानते हैं। इनकम स्केपिंग, सपोज करो हमारे पास ना 4 बिजनेस था, एक कानपुर में था, एक वाराणसी में था, एक प्रयागराज, एक लखनऊ, 4 बिजनेस था। गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं कि मेरी बिजनेस कहाँ कहाँ पे है। हमने क्या किया, 2 जगह के बिजनेस की इनकम को कंसिडर किया और उस पर टैक्स जमा कर दिया, प्रयागराज और कहाँ का, कानपुर का। अभी भी कौन सा रह गया मेरा, वाराणसी और लखनऊ। अब डिपार्टमेंट को ना पता चल गया कि इसके पास एक वाराणसी की भी इनकम थी, वाराणसी की भी था, तो वो हमारे पास एक नोटिस भेजेगा, कहेगा कि सर आपने इनकम को स्किप किया है। ये नहीं बताएगा कहां का किया है। अब हमने छिपाया कहां का था, वाराणसी और लखनऊ। मैंने सबमिट कर दिया कौन सा वाला, लखनऊ। तो इसका मतलब क्या हो गया पता है, जो लखनऊ छिपाना चाहते तो वो भी क्या हो गया, सबमिट हो गया। और बनारस वाला तो है ही किसके पास है, उस डिपार्टमेंट के पास था। तो इनकम स्केपिंग का मतलब हमने इनकम को क्या किया है, स्केप करके रखा हुआ है, छिपा के रखा हुआ है, लेकिन वो किसको पता चल गया है, गवर्नमेंट को। क्लियर हुई चीजें। कभी कभी ये होता है कि जैसे क्या हुआ, सपोज करो मैंने अपनी बेटी का शादी किया, मैं इनकम फिलअप कर रहा था 5 लाख मेरी इनकम, और शादी के दिन देख रहा हूं कि कार में अपने बेटी को प्रेजेंट कर रहा हूं। कौन सी कार दे रहा हूं मैं, कौन सा, मान के चलो कौन सा दे रहा हूं मैं, 50-60 लाख रुपए वाली कार दे दी और सेल्फी लिया, सेल्फी लेके क्या किया मैंने, डाल दिया। अब बताना क्या होगा, गवर्नमेंट को तो पता चल गया ना, भाई फाइल इसका निकालो, 5 लाख इनकम दिखा रहा हो, कार कितने का दे रहा है, 60 लाख का, 70 लाख का, 80 लाख का कार दे रहा है, कैसे, हाउ इज द पॉसिबल। तो दैट इज ऑल्सो अ इनकम स्किपिंग असेसमेंट। अच्छा बेस्ट जजमेंट क्या होता है, बेस्ट जजमेंट क्या होगा, सपोज करो आपकी इनकम थी 5 लाख, आपने कुछ किया ही नहीं, फाइल ही नहीं, डिपार्टमेंट ने कहा कि आप क्या करो, अपनी इनकम को दिखाओ, जितना टैक्स बन रहा है फाइल कर दो। आपने कोई जवाब दे दिया, अरे हटाओ। देखते हैं गवर्नमेंट क्या करता है मेरे साथ। गवर्नमेंट 3 बार नोटिस देगा, 3 बार के बाद क्या करेगा, आपका असेसमेंट करेगा, खुद कर देगा, जो उसको बेस्ट लगेगा उस बेसिस पे क्या करेगा, असेसमेंट, दैट विल बी नोन एज व्हाट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। मगर ये दोनों ही असेसमेंट आपके कोर्स में है ही नहीं, कुछ नहीं है, जीरो है। समझ में ये चीजें। और अगर मैं समरी असेसमेंट की बात करूं और स्क्रूटनी की बात करूं, तो समरी असेसमेंट 100% किया जाता है, एसेस 100%। जितने लोग का रिटर्न, सब लोग का किया गया जाएगा असेसमेंट। हाँ रेगुलर असेसमेंट जो है, स्क्रूटनी असेसमेंट कुछ लोग का होगा, सबका नहीं होता है। क्लियर हुई चीज। जब यहाँ पे आएंगे ना चैप्टर नंबर 4 या 5, हम लोग यही कवर करेंगे, तो वहां पे सीखेंगे। बट यहाँ पे बताना हमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट, ये यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया। असेसमेंट का मतलब टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी। अगर ये टैक्स इनकम और टैक्स लायबिलिटी एसएससी खुद कंप्यूट कर रहा है, तो दैट विल बी नोन एज व्हाट, सेल्फ असेसमेंट। और उसमें जो टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी, दैट विल बी नोन एज व्हाट, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और यदि यही इनकम को कौन कंप्यूट कर रहा है, हमारा डिपार्टमेंट, तो दैट विल बी नोन एज व्हाट, असेसमेंट बाय द डिपार्टमेंट। आगे आते हैं, बताना ये नोट किया, ये चारों बना लिया ना आपका। नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो नोट नंबर 5, इनकम सेक्शन 2 क्लॉज 24। इसको हम लोग करेंगे, इसको नोट में लिख लो, इसको स्टडी मैट से करेंगे हम लोग। इनकम सेक्शन 2 क्लॉज, इनकम सेक्शन 2 क्लॉज 24। इनकम सेक्शन 2 क्लॉज 24। नोट नंबर 6, एसएससी एसएससी 27, इसको भी हम स्टडी मैट से करेंगे 27। अब आता है यहां से स्टार्ट, नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनकम टैक्स ऑब्लिक स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स,
ऑब्लिक स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। देखो यहां पे अब हमें ये बताना, सीए साहब लोग बताइए, ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स अभी तक जितना पता चला या जितना आपने स्टडी किया उससे क्या ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम? बता रही है श्रेया, कुछ भी गलत ही हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कौन सा मैं सी एंटर की डिग्री देने वाला हूँ, गलत हो जाएगा नहीं हुआ ठीक है, यहाँ पे 100 बार गलतियां करो लेकिन वो 3 घंटे में एक भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। बताओ अभी तक जो पढ़ा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स, क्या निकल के आ रहा है ऑब्जेक्टिव? टू कंप्यूट टैक्स, लेकिन टैक्स कंप्यूट किस पे होगा? इनकम पे। तो पहली पॉइंट टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टू कंप्यूट द टैक्स, खत्म हो गया। किसका? एसईसी का। किस ईयर में? असेसमेंट ईयर में। क्या असेसमेंट ईयर में कंप्यूट होगा? टैक्स। और क्या इनकम किस ईयर में कंप्यूट होगा? प्रीवियस ईयर में। कुछ एक्सेप्शन है जिनका इनकम और टैक्स किस ईयर में कंप्यूट किया जाएगा? प्रीवियस ईयर में। तो यहां पे जो खत्म हो गया, यही है कोर्स आपका, ये देखो। अच्छा ये बताना, हमने सपोज करो आज सुबह सुबह 12 घंटे तक लगातार इनकम कंप्यूट कर लिया। आज 17 तारीख को हम सुबह 8 बजे बैठे और इनकम ही अपना पूरे साल भर का कंप्यूट कर डाला। क्लियर? कंप्यूट करके रख दिया, चलो भाई रख दिया। टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर लिया और रख दिया, हो गया हमारा असेसमेंट। कंप्यूट करके हो गया कि कुछ और करना पड़े? बताना पड़ेगा किसको? गवर्नमेंट को। क्या बताएंगे? फोन करेंगे, कॉल करेंगे, हेलो मैम सीतारमन जी, मैंने आज कंप्यूट किया इनकम और टैक्स, बताओ कहां पे पहुंचाना है, कितना पहुंचाना है? ऐसा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? बताना है। किससे बताना है? डॉक्यूमेंट से। वो डॉक्यूमेंट को किस नाम से बोलेंगे? रिटर्न के नाम से बोलेंगे, विद द हेल्प ऑफ द रिटर्न। किसको बताना है? डिपार्टमेंट को। क्या? अच्छा उस रिटर्न में क्या बताओगे आप कुछ सोच के बताओ, क्या बताओ आप मुझको बताना चाहते हो, क्या बताना चाहो? बस सब लोग एक साथ बताना चाहोगे तो हम कैसे पता चलेगा किसका है? क्या होना चाहिए? आपका डिटेल भी तो होना चाहिए कि मैं ये हूं, मैं यहाँ का हूं, मेरा एड्रेस ये है, मेरी ये पहचान है, मेरा ये मोबाइल नंबर है, मेरा ये ईमेल है, मेरा ये आधार नंबर है और मेरा ये इनकम, मेरा ये क्या है? टैक्स है। क्लियर? तो मतलब ऑब्जेक्टिव क्या हुआ सर? कंप्यूट करना ही नहीं है, बताना भी है। किसको बताना है? डिपार्टमेंट को। अच्छा डिपार्टमेंट के पास पहुंच गया, मेरे पास आ गया, आई एम द डिपार्टमेंट, मेरे पास आ गया, इनकम टैक्स खत्म। अब मैं भी कुछ करूंगा क्या? आपने जो बताया है सही है कि गलत है? असेसमेंट करूंगा, और असेसमेंट किया और ज्यादा निकल के आ गया तो बताना क्या करूं? टैक्स मंगा लूं, और अगर टैक्स नहीं दे रहे हो तो क्या करूं? घर से उठवा लूं? नहीं, घर से नहीं उठवाएंगे, पेनाल्टी। पेनाल्टी भी नहीं दिया तो प्रोसिक्यूशन। क्लियर हुई चीजें? यही हमारा क्या है? दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम। दो पहलू हुआ, एक असेसमेंट बाय द हिमसेल्फ, एक वो हिस्सा हो गया, दूसरा जब आपने सबमिट किया तो दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा? डिपार्टमेंट कैसे करेगा। क्लियर हुई चीजें? अच्छा एक सीए होगा तो क्या सोच के करेगा? असेसमेंट खुद ऐसे ही कर दिया कि दूसरा भी हिस्सा सोच के करेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं ये दिखाऊंगा तो सामने वाला कंप्यूट करेगा, कहीं ये ना हो जाए। क्लियर? तो दोनों आपको आना चाहिए ना। तो आ जाओ, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनकम टैक्स या स्कोप ऑफ इनकम टैक्स, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स आर, बताना क्या? टू डिटरमाइन टोटल इनकम, टू डिटरमाइन टैक्स पेबल एंड असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब बताएंगे और वो फिर बताने के बाद उधर से वो बताएगा। क्लियर? और दो दो हाथ हो जाए। क्लियर? मतलब आप सही हो कि हम सही है, तो उसके बाद हमारा क्या होगा? पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। ये देखो पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन आपके कोर्स में है ही नहीं, इसके अलावा भी होता है। ये चीजें अगर मान के चलो आपने बताया कि सर मेरी इनकम 10 लाख है, मैंने कहा नहीं 12 है, आपने कहा नहीं 10 है, मैंने कहा नहीं 12 है, तो क्या करोगे? चलो देख लेते हैं। कहां देख लेते हैं? डिपार्टमेंट में जाके, कहीं और जाके, कहीं और, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं? कोर्ट के नाम से बोलते हैं। और देख लेते हैं, कोर्ट ही डिसाइड करेगा आप सही हो कि हम सही हो।
क्लियर? तो वो होता है दैट विल बी व्हाट, CIT अपील, ITAT अपील, हाई कोर्ट अपील और सुप्रीम कोर्ट अपील, 4 तरीके। और वो आपके कोर्स में है ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। क्लियर? तो आ जाओ फटाफट इसको लिख लो। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनकम टैक्स ऑब्लिक स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। सबसे आसान है, टैक्स खत्म हो गया। ये देखो केवल क्या पढ़ना है, इनकम टैक्स। अच्छा बताना कैसे बताएंगे, हो गया खत्म, आज खत्म हो गया कोर्स। तो बाकी अब क्या करेंगे हम लोग, रिवीजन चलता रहेगा। देखो ये कोर्स में है, ये कोर्स में है, ये कोर्स में है। आ जाओ, ये बताना आगे बच्चा लोग। यह तो हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, ये बताना ऑब्जेक्टिव आपने बताया। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स? टू डिटरमाइन क्या, टोटल इनकम। व्हाट इज द टोटल इनकम, व्हाट इज द इनकम, व्हाट इज द इनकम, ऐसे बताओ इनकम क्या है। जस्ट लाइक क्या, सेविंग, जस्ट लाइक क्या, प्रॉफिट, जस्ट लाइक क्या, गेन, ये सारे के सारे क्या है, इनकम है। अच्छा ये बताना, सपोज करो आज आपको अमिताभ बच्चन का फोन आ जाए, कहां से आ जाए, KBC से। आप वहां पे चले गए, KBC खेलना शुरू किए, और वहां पे आपने सपोज करो 50 लाख रुपए जीत लिया। तो बताना क्या ये जो विनिंग प्राइस है इनकम है कि नहीं है? यस, दिस इज योर इनकम। आप सपोज करो CA बन गए, और CA बनने के बाद रिलायंस कंपनी में जॉब करने लगे, और वहां पे आपको 5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलना शुरू हो जाए। ये 60 लाख रुपए क्या इनकम है कि नहीं है? यस, इनकम है। अब देखो कंपनी में जॉब करते करते ना आपने खरीदा, पता है 10 लाख। ये जो 10 लाख का बिल्डिंग खरीदा क्या इनकम है क्या? नहीं, ये इनकम खरीदा है भाई, इनकम कहां से है? हमने इस 10 लाख की बिल्डिंग को 5 साल बाद 15 लाख में बेच दिया। तो बताना आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 लाख का। क्या ये 5 लाख इनकम है कि नहीं है? यस, इनकम। तो यही तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है, टू डिटरमाइन दी क्या, टोटल इनकम। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट यू हैव टू कंप्यूट दी टोटल इनकम। बट सेक्शन 14A हमारा कहता है इनकम जितना भी आपने किया होगा कंप्यूट, पूरी जिंदगी भर का कि केवल एक प्रीवियस ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जितना भी इनकम किया होगा, सेक्शन 14A कह रहा है कि उस इनकम को 5 हिस्सों में क्या कर दो, डिवाइड कर, 5 पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब इनकम है, आप ही की इनकम है, बट उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट, सॉरी कितने पार्ट में, 5 पार्ट। मतलब जो भी इनकम है 5 पार्ट में डिवाइड कर दो। इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब अगर आपने कहीं काम किया है, उसको काम करने से जो भी आपको इनकम आई है उसको क्या बोलो आप, सैलरी बोलो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को आपने क्या किया है, किराए पे उठा के दे दिया, और जो किराया आना लगा है वो भी आपकी इनकम है।
लेकिन आपकी वो इनकम अलग से दिखाना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर इनकम फ्रॉम, अगर आपने कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हो, उससे कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो वो इनकम आप दिखा दो, इनकम फ्रॉम क्या, बिजनेस एंड प्रोफेशन। और अगर आपने किसी भी कैपिटल एसेट्स, किसी भी बिल्डिंग को बेचा और बेचने से अगर कोई इनकम आ रही है, तो उसको कैपिटल गेन में दिखा दो। और अगर कोई अदर सोर्सेस की इनकम, अदर सोर्सेस मतलब केबीसी में जाके जैसे खेल लिया, पैसा जीत लिया, लॉटरी खेल लिया, क्लियर हुई चीज है, गेम गेम में कहीं पार्टिसिपेट कर लिया, कबड्डी हो रहा तो कबड्डी खेल लिया और कबड्डी में जीत गए 5 लाख रुपए, क्रिकेट हो रहा था क्रिकेट खेल लिया ऐसे ही और 5 लाख जीत लिया, वो सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, अदर सोर्सेज इनकम। अब ये बताओ हमें इतनी इनकम देख के बताना, अगर मैं रिलायंस कंपनी में काम कर रहा था तो कितना मेरे को इनकम हो रही थी, 60 लाख। इनकम है कि नहीं है, यस, कितनी इनकम, 60। बिल्डिंग को बेचा 5 लाख, इनकम है कि नहीं है, टोटल इनकम कितनी, 60 और 5 65। हमने केबीसी खेला, 5 लाख जीत लिया, इनकम है कि नहीं, यस, टोटल इनकम कितनी, 70, हो गया खत्म। ये तो कह रहा है इनकम टैक्स टू कंप्यूट दी क्या, टोटल इनकम, एंड माय टोटल इनकम इज हाउ मच, 70। कह रहे 70 को 70 मत बोलो, 5 हिस्सों में दिखा दो, बात खत्म हो गया। लेकिन आना चाहिए कितना, 70 ही। अब बताओ ना, जो सैलरी कमाया, बदलो भाई, पहला हिस्सा कौन सा, इनकम फ्रॉम सैलरी। और ये बताना कहां पे जीता था, केबीसी में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बिल्डिंग को बिल्डिंग वो बेचा, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर मैं बिजनेस करता, बिजनेस में क्या करता है, सेल करता है, सेल माइनस परचेज माइनस एक्सपेंसेस, तब हमारी क्या आती जाके, बिजनेस प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट हमारी कौन सी इनकम बन जाती, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और यही बिल्डिंग 5 साल तक मेरे पास था और 5 साल तक हम किराए पे उठा के रखे थे, तो किराया जो आ रहा था, इनकम फ्रॉम क्या, हाउस प्रॉपर्टी। याद तक क्लियर। तो आज नेक्स्ट पॉइंट पे देखो क्या लिखा हुआ है, टू डिटरमाइन क्या, टोटल इनकम। As per section 14A, the total income of SSC are divided into 5 हेड। कितने हेड में डिवाइड किया जाएगा, 5 हेड में। चलो फटाफट इसको लिखेंगे, फटाफट, बस खत्म, टैक्स शुरू हो गया आपका, ऐसे ऐसे बजाओगे टैक्स खत्म। आ जाओ, एज पर सेक्शन 14A, टोटल इनकम ऑफ एसएससी आर डिवाइडेड इनटू 5 हेड्स, 5 हेड्स, हेड ऑफ इनकम, चार्जेबिलिटी, कंपुटेशंस, चार्जेबिलिटी, कंपुटेशंस। हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी। और देखो मैं पहला चैप्टर जानबूझ को हैंड रिटन कराता हूं आपसे, एक तो आदत बन जाए लिखने की। अदरवाइज ये करने में क्या, मुझे प्रिंट करके दे दूं आपको, लेकिन नहीं, लिखना पड़ेगा। अभी तो आपको माइंड को सेट करना है, सर टैक्स भी कोई सब्जेक्ट होता है, अभी तो किससे निकले ही नहीं है, किससे नहीं निकले, अकाउंट से नहीं निकले बाहर, लॉ से नहीं निकले हैं बाहर, मैथ भी चल रहा है अंदर, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैथ मिल जाए हमें। आ जाओ, एज पर सेक्शन 14A, कंपुटेशन, कंपुटेशंस, कंपुटेशंस। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है, नीता ना कि रीना, रीना जी 8 बजे की है टाइमिंग, भूल गए, तो दीदी को पकड़ के लाना चाहिए था ना, वो वैसे भी बहुत गायब रहती है निकिता, हफ्ते में 4 दिन उसका होता है निकिता का, इसीलिए वो रेगुलर भी नहीं रहती है, ऑनलाइन ही कर ले रही थी क्लास। चलो क्लास के बाद आप कवर कर लेना यहीं पे मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है। और आज आप लोग को थोड़ा सा मैं पहले ही छोड़ दूंगा, क्योंकि आईसीआई ब्रांच में आज थोड़ा सा क्या है, हम लोग का आपको पता है ना आईसीआई ब्रांच यहाँ पे कहाँ है, देखा है कि नहीं, सिविल लाइन में है, ठीक है। नाम रहेगा आपका नवंबर इत्तेफाक से, हाँ कोशिश किया जाए कि नवंबर के बाद हो, दिसंबर में।
To determine total income as per section 14A, the total income of HSC are divided into 5 heads. 5 हेड में कुछ नहीं है, वही टोटल है जो हमने कितना देखा 70 लाख, उसको किस किस तरीके से कमाया उसको डिवाइड कर दो. हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, चार्जेबिलिटी है सेक्शन 15, सेक्शन 15, एंड कंपुटेशन जो इसका किया जाएगा सेक्शन 16 टू सेक्शन 17, 16 से 17. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 चार्जेबिलिटी है, कंपुटेशन 23 टू 27. इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन थर्ड, सेक्शन 28 चार्जेबिलिटी, सेक्शन 29 टू 44. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेक्शन 45, 46 to 55A. Income from other sources section 56. Computation 57 to 59. And clubbing of income. Clubbing of income of others. Section 60 to 69. Set off and carry forward of losses 70 to 79. बस ग्रॉस टोटल इनकम तक करना है. अब यहां पे जो देखो कुछ नहीं है, खत्म, यही टैक्स है. कैसे होंगे? ग्रॉस टोटल इनकम. अब देखो यहां पे है 5 हेड. हमें एक क्वेश्चन का जवाब देना कि मैंने रिलायंस कंपनी से 5 लाख रुपए पर मंथ कमाया, मेरी इनकम है कि नहीं है? यस. किस हेड में जाएगा? क्यों 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 सैलरी में जाएगा सर? आपने बताया ना अभी, इसीलिए. नहीं, मैं नहीं बताऊंगा. सेक्शन 15, सेक्शन 15 की अगर कंडीशन इनकम पे सेटिस्फाइड हो गया तो वो इनकम कहां पे जाएगा? सैलरी में. खत्म हो गया. अब इनकम तो कई आएंगे, इनकम तो कई आते रहेंगे कंटिन्यूअसली. हम बताओ रिलायंस कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और रिलायंस कंपनी में अगर मैं एज ए कंसल्टेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और वो मुझे फीस देना शुरू कर दिया, क्या वो भी मेरी इनकम है कि नहीं है? क्या वो सैलरी में जाएगी? नहीं, वो हमारी क्या होगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन. तो व्हाट इज द चार्जेबिलिटी? चार्जेबिलिटी इज द कंडीशंस. अगर 15 की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो वो इनकम कहां पे जाएगा? सैलरी में. अगर 22 की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, वो इनकम कहां पे जाएगी? हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में. और अगर 28 की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो इनकम कहां पे जाएगी? पीजीबीपी में, मींस बिजनेस और प्रोफेशंस में. और अगर 45 की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो कहां पे जाएगा? कैपिटल के लिए. और अगर मान के चलो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई? 56 का, तो कहां पे जाएगा? अदर सोर्सेस में. बात खत्म होगी. तो इसका मतलब ये जो एज ए अपनी मर्जी से नहीं ट्रांसफर करना है, यू हैव टू सेटिस्फाइड द कंडीशंस. और ये कंडीशन किस पे लगाएंगे? इनकम पे. ये देखो इनकम पकड़ा, इस पे कंडीशन लगा दिया. कौन सा? 15. और ये 15 एकदम अच्छे से लग गया. तुम कहे भाई तू अब तू कहां पे जाएगा? सैलरी. चल इधर. 15 लगाया, लगा ही नहीं, तो फिर क्या लगाना है? 22 लग गया, तो फिर इस इनकम को कहां बेचेंगे? हाउस प्रॉपर्टी. 15 लगाया, पता ही नहीं चला, ये घूम रहा है भाई. होता है ना, दवा दूसरा दे दो तो रिएक्शन हो जाएगा. तो वही चीज है, इनकम को अगर हमने क्या किया? कंडीशन सेटिस्फाइड. जबरदस्ती नहीं, तू तो 15 है, तू सैलरी में ही जाना है, 15 लग जा. नहीं लग रहा है फिर भी, तो रिएक्शन हो जाएगा. डिपार्टमेंट फिर रिएक्शन करके भेजेगा. क्लियर हुई चीज है? मतलब क्योंकि देखो आप ही असेसमेंट नहीं करोगे, असेसमेंट कौन भी करेगा? डिपार्टमेंट भी. आप जबरदस्ती 15 अगर लगा दिया है, डिपार्टमेंट थोड़ी लगाएगा.
तो मतलब आप कोई भी इनकम कमा रहे हैं, उस इनकम पे क्या आपको सेट करना है कंडीशंस। अगर 15 की कंडीशन सेटिस्फाइड तो सैलरी में, और जैसे ही सैलरी में गया, अब कैसे कंप्यूट करेंगे वो 16 और 17 वाले बताना शुरू करेंगे। समझ में आई चीजें? अब ये नहीं कि सर हाँ सैलरी तो है लेकिन कंप्यूटेशन 23-24 लगा रहा हूं, पॉसिबल है क्या? नहीं। क्लियर? हाँ सर बीमार है, पेट दर्द है, दवा दिया हूं पेट दर्द का, लेकिन डोज किस तरह से खिला रहा हूं, जिस तरह से ऑपरेशन वालों को खिलाते हैं। गलत हो गया वहां पे भी। तो मतलब यहां पे एवरीथिंग इज कंडीशनल्स। इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड तो उसी सेक्शन में जाके उसकी कंप्यूटेशन की बातें बताइए। सैलरी की अगर कंडीशन 15 हमारा सेटिस्फाइड हो गया है तो बताना 16 और 17 में क्या करेंगे हम कंप्यूट कर लेंगे। और अगर किसी इनकम पे सेक्शन 22 आपकी सेटिस्फाइड हुए तो फिर कहां पे जाएगा कंप्यूटेशन 23 से लेकर 27। समझ में आ रही चीजें? सेम चीजें। अब ये बताओ रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने सीए आईसीआई में, क्या सीएस बैठ के पढ़ोगे क्या? पढ़ना तो सीए का ही कोर्स है ना, पास तो नहीं हो पाओगे। सेम चीज है यहाँ पे, कंडीशन अगर 15 सेटिस्फाइड है तो 15 के साथ जो कंप्यूटेशन की सारी चीजें है वही तो आपको करना पड़ेगा। तो सेम चीज है, सब कुछ हमारा क्या है सेक्शन पे डिपेंड करेगा। अब बताना इन जैसे ही पांचों को हमने टोटल किया, पांचों को टोटल किया, इसके अलावा लिखा है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ क्या अदर्स। क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ अदर्स, मेरा ना बेटा था, या सपोज करो मैं ही 15 साल का था, डांस इंडिया डांस में गया, डांस किया, 5 लाख जीत गया, क्या मेरी वो इनकम है कि नहीं है? बट हम नहीं पे कर पाए क्योंकि एज हमारी कितनी 18 साल से कम है। तो 18 साल अगर माइनर बच्चा है उसको इनकम कोई हो रही है तो वो इनकम उसके पेरेंट्स में क्या होगा ऐड होगा। अब ये बताना अगर ये पेरेंट्स का हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो पेरेंट्स सैलरी कमाया, एचपी कमाया, लेकिन उसके बेटा जो माइनर बेटा है वो कहीं से इनकम जीत गया है तो पेरेंट्स में आ जाएगा क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ द अदर्स। और फिर एक होता है अगर कोई लॉसेस है तो उस लॉसेस को क्या कर लो आप यहाँ पे सेट ऑफ करा लो, तब जाके हमें क्या मिलता है दैट विल बी नोन एज व्हाट ग्रॉस टोटल इनकम। और इस ग्रॉस टोटल इनकम में हम कुछ अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए हैं तो मुझे छूट मिल जाएगी और ये हमें मिल जाएगा क्या टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। यहां तक क्लियर हुई चीजें? नोट यहां तक नोट करो, टोटल इनकम ऑब्लिक टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ क्या टोटल इनकम, सेट ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। जैसे मान के चलो हमारा इसमें ना, इसमें एचपी में लॉस आ गई, लॉस आ गई, अदर में इनकम है तो इस लॉस को हम अदर वाली इनकम से क्या कर सकते हैं सेट ऑफ कर लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे। और एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो क्या कर देंगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, फिर अगले जब जाएंगे असेसमेंट ईयर में वहां पे देख लेंगे। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस सेक्शन 70 टू 79 के अकॉर्डिंग करना है। ये जो आपको बताता है ना यहां तक इनकम की बात करता है, लेकिन अगर इन्हीं में कोई लॉस आ गया तो ये नहीं बताएगा, 70 टू 79 बताएगा कि इन लॉसों को क्या करना है। मतलब हम कह सकते हैं ये देखो ये जितनी चीजें हैं हमारे पास, ये जितनी चीजें हैं, चलो ये जितनी चीजें हैं हमारे पास यहां से यहां तक, ये केवल किसकी बात करेगा इनकम की, इनकम की बात करेगा। अगर इनकम की बजाय लॉस आ गया तो ये सेक्शन कोई भी नहीं बात करेगा। कौन बताएगा लॉस के बारे में? ये वाला बताएगा। अच्छा मतलब सर क्या ये सारी चीजें इनके बारे में? हाँ सारा का सारा चीज ये सेक्शन इन्हीं सब के लिए है, लेकिन इन सब में अगर लॉस आया तो, लेकिन अगर इनकम आ गया तो यहीं पे रहेगा, लॉस आ गया तो यहां से बाहर हो जाएगा, वो कहां पे चला जाएगा 70 में, फिर 70 के अकॉर्डिंग वो काम किया जाएगा। समझ में चीजें? 70 टू 79 में है। तो ये लॉसेस की अगर कोई हेड में लॉस आ गया है तो लॉस कैसे आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? हमने सेल किया 5 लाख का और वही गुड्स खरीदा था 7 लाख, तो बताना लॉस है कि नहीं? कितना लॉस है? 2 लाख का। अब 2 लाख का लॉस है तो पीजीबीपी लॉस होगा हमारा। अब उस लॉस का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? ये 70 टू 79 बताएगा। इनकम आया होता तो सीधा यहीं पे आ जाता,
ऐड कर देते हैं। लेकिन लॉस आया है तो 70 to 79 बताएगा भाई तेरे पास लॉस आया है, अब इस लॉस को इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। सारा चीजें आपको यही समझना है बच्चा, यही चीजें सीखना है यहां से यहां तक। क्लियर हुई चीजें? सर बस इंटर में ही है ना इसका काम, आगे नहीं है, जिंदगी भर है, जीवन भर है। क्लियर? ये कंडीशन जीवन भर आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आई चीजें? तो अभी से ही क्या करना है, अपने पिलर को मजबूत करो, ताकि पिलर फिर हर साल मजबूत करने की जरूरत ना पड़े। नहीं तो हर साल क्या होगा, पिलर ऐसे ही सर आज सोच रहे हैं सर लकड़ी का पिलर खड़ा कर देते हैं, जब उसके बाद ऊपर फाइनल पहुंचे तो क्या करोगे आप? पहले तल्ले पे हो, दूसरे तल्ले पे पहुंचोगे तो क्या करोगे आप? लकड़ी की पिलर काम करेगा? बैठ जाएगा। फिर कहोगे काम करते सरिये के पिलर से मजबूत करते हैं। पहली ही बार में क्या करें, सरिया के पिलर ही डाल के क्या करें, मजबूती डाल दे, बैठो ना फाइनल बैठो, और 10 लोग आओ मेरे सर के ऊपर बैठो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पिलर यहां से मजबूत करना है। चलो आ जाओ। और वो सारा बस 5 दिन देखना, 5 दिन बाद तो ऐसे कहोगे सर तो कुछ है ही नहीं, है तो अकाउंट क्या था। अब आप यहाँ पे देखो, ये ग्रॉस टोटल इनकम आई, अगर ये भी हमारी माइनस में हो गई तब तो टैक्स देना ही नहीं ना। और ये माइनस में कब होगी, जब ये ज्यादा होगा। ये अगर ज्यादा हो गया तो माइनस माइनस में टैक्स देना ही नहीं आपको। क्लियर? आ जाओ। इनको टोटल करेंगे तो किस नाम से बोलेंगे हम लोग, ग्रॉस टोटल इनकम। माइनस करेंगे इसमें से क्या हम लोग, डिडक्शंस, 80C टू 80U, एंड इसके बाद क्या मिलेगा हमें, टैक्सेबल इनकम मिल जाएगा। यहां तक क्लियर? बस बताएंगे भाई, सारी चीजें आएंगे, वेट करो देवी जी, सारी चीजें। अभी तो पहले तो पता चले इनकम कैसे कंप्यूट होगा, फिर गवर्नमेंट भी आएंगे कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा। गवर्नमेंट को हर चीज रास्ता पता है। आपको मोबाइल, आपके पास मोबाइल है? मोबाइल किसके नाम? ऐसा होता ना कि आज यहाँ पे छापा पड़ गई, गवर्नमेंट को कैसे पता चला कि यहाँ पे किसी छापा पड़ गया, यहाँ पे 500 करोड़ निकल गया। अरे भाई साहब क्या करते पता है, पकड़ने पकड़ने की बात तो बाद में होगी, पहले इसकी बात कर ले कि ये कंप्यूट कैसे किया जाएगा। क्लियर? पहले तो ये ईमानदारी वाले रास्ते पे चले। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ तक हो गया सबका, यहाँ पे आ जाओ। तो सारी चीजें अभी अभी सब कुछ पता चलेगा, धीरे धीरे चलो, लेकिन हाँ 100% नहीं पता चलेगा, क्योंकि इंटर में हो, इंटर तक ही पता चलेगा। यहाँ तक क्लियर? अब आ जाओ यहाँ पे, सुनो बच्चा लोग, जो ये टैक्स आएगा हमारा, टैक्स, टैक्स जो आएगा, ये जो टोटल इनकम आएगी, इसी इनकम पे क्या कंप्यूट किया जाएगा, हमारा टैक्स। अब ये देखो, कंपुटेशन ऑफ टैक्स पेबल कैसे करेंगे, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, टैक्स ऑन क्या होता है हमारा, नॉर्मल इनकम। यहां तक क्लियर हुई चीजें? लेकिन इससे पहले ना इसी के नीचे एक पॉइंट लिखना है आपको, इसी के नीचे लिखना है एक पॉइंट सब लोग को, लिखेंगे एक पॉइंट।
तो 4 महीने तो पूरे यही कंप्यूट करना है आप। लिखेंगे आफ्टर कंप्यूटिंग दी टोटल इनकम, आफ्टर कंप्यूटिंग द टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम, the incomes are computed in two parts for charging the tax, चार्जिंग दी टैक्स। अब यहां पे देखो, हमने टोटल इनकम जो कंप्यूट किया है कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है? 5। कौन कौन सा पार्ट होता है हमारा? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जब इन पांचों को हम टोटल कर लेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा बताना? टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। अब जैसे ही इनकम आपने कंप्यूट किया, देन आफ्टर कंप्यूटिंग द इनकम यू हैव टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, and whenever tax liability is computed by the SSE, such total income are divided into two part. मतलब whenever income is computed by the SSE, the income are divided into 5 part, and after computing the total income, the tax liability is computed by the SSE, but income is distributed in 2 part. मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर, मतलब 2 चीजें आपको ध्यान रखना। जब टोटल इनकम हम कंप्यूट करेंगे तो वो इनकम आपकी कितने पार्ट में दिखाई देगी? 5 पार्ट में। आफ्टर 5 हेड का एग्रीगेट जब कर देंगे, दैट विल बी नोन एज व्हाट? टैक्सेबल इनकम, एंड दैट टैक्सेबल इनकम आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट फॉर कंप्यूटिंग द टैक्स लायबिलिटी, दैट विल बी नोन एज नॉर्मल इनकम एंड दैट विल बी नोन एज व्हाट? स्पेशल इनकम। मतलब क्या लिखा? द इनकम आर कंप्यूटेड इन 2 पार्ट फॉर चार्जिंग द टैक्स, that is नॉर्मल इनकम, एंड कौन सा इनकम हो जाएगा हमारा? स्पेशल इनकम। खत्म हो गया। अच्छा, ये नॉर्मल और स्पेशल किस में से बाइफरकेट किया जाएगा? टोटल इनकम से। जो टोटल इनकम हमने कंप्यूट किया था 5 हेड में, उस टोटल को वापस कितने पार्ट में डिवाइड कर दो? 2। अच्छा, 2 क्यों डिवाइड करेंगे हम लोग? टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए। और टोटल इनकम निकालने के लिए कितने पार्ट? 5 पार्ट। समझ में चीज? अब यहां पे जो नॉर्मल इनकम एंड स्पेशल इनकम, अब आगे लिखना है आपको। कंपुटेशन ऑफ टैक्स पेबल, कंपुटेशन ऑफ टैक्स पेबल। ये देखो, टैक्स ऑन क्या बोलो? हो गया, खत्म। और टैक्स ऑन क्या? नॉर्मल इनकम। टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। हाँ, दोनों ऐड होना, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये टोटल लिखेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ब्रैकेट मींस माइनस, देन रिलीफ इन रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिलीफ है। ये और कर देना, यहाँ पे दोनों नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक करेगा। रिलीफ इन रिबेट अंडर सेक्शन 87A, देन सरचार्ज, एक मिनट,
ये इसका टोटल आया होगा ना घटाने के बाद। सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ माइनस। अच्छा ये भी दो में से कोई एक ही रहेगा। देन इसके बाद टोटल आ जाएगा। इस टोटल पे हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। एंड जो आएगा दैट टैक्स लाइबिलिटी। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। ऐड जहां पे माइनस है ब्रैकेट है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। एडवांस टैक्स लेस। एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस। टीडीएस को बोलते हैं हम लोग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टीसीएस को बोलते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। एएमटी क्रेडिट अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एएमटी को बोलते हैं। रिलीफ अंडर सेक्शन 89। और इसके बाद आता है टैक्स पेबल। देन ऐड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। एंड लेट फीस अंडर सेक्शन 234F। अब बताना इसके बाद जो कंप्यूट होके आएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 140A। और यहाँ पे 25% और 50% ऑफ सेट। सेट का मतलब सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसको ऐड करेंगे तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 140B। इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम। चलिए हो गया सबका, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। देखना पूरी टैक्स हम खत्म कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं। और हमारी लड़ाई जो टैक्स की होगी केवल इसी को कंप्यूट करना, और कुछ नहीं। और ये हो सकता है हमारा 2-3 चैप्टर में ये कंप्लीट कर लोगे, यहाँ तक पहुंच जाओ। 2-3 चैप्टर में पहुंच जाएंगे। तो सर कितने चैप्टर कितने जल्दी खत्म हो जाएंगे कोर्स?
हाँ, टोटल इनकम में टाइम लगेगा। टैक्स लाइबिलिटी तो खत्म हो जाएगा बेसिक में ही। यहाँ पे आ जाओ, सुनो फटाफट आ जाओ। There are two things in income tax act. The first is what? To determine the total income. And whenever total income is computed by the SEC, that income will be known as what? Self-assessment. And the tax on self-assessment income shall be known as self-assessment tax. तो मतलब एसएससी अगर खुद कंप्यूट करेगा अपनी टोटल इनकम को और टैक्स लाइबिलिटी को, बताना हम उसे किस नाम से बोलेंगे? सेल्फ असेसमेंट टैक्स के नाम से बोलेंगे। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ओनली टू थिंग्स, टू डिटरमाइन द टोटल इनकम एंड टू डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी। एंड आफ्टर डिटरमाइनिंग द टैक्स लाइबिलिटी टू सबमिट अ डॉक्यूमेंट टू द डिपार्टमेंट, दैट डॉक्यूमेंट विल बी नोन एज व्हाट? रिटर्न। एंड रिटर्न जैसे ही सबमिट करोगे, सबमिट होने के बाद डिपार्टमेंट वापस उस रिटर्न के बेसिस पे क्या कंप्यूट करेगा? आपकी टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, एंड दैट कंप्यूटेशन विल बी नोन एज व्हाट? assessment by the department. It may be in the form of summary assessment, in the form of regular assessment, in the form of best judgment assessment, in the form of इनकम स्किपिंग असेसमेंट। ये 4 असेसमेंट डिपार्टमेंट करता है, जिसको हम लोग ने किया, बट केवल और केवल आपके कोर्स में 2 असेसमेंट है। कौन कौन सा? समरी और रेगुलर असेसमेंट की बातें करेंगे। यहां तक क्लियर? अब आता है कि सब जब भी हम डिटरमाइन करेंगे टोटल इनकम, तो टोटल इनकम ऑलवेज बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। एंड द 5 पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इनकम ऑफ अदर्स भी क्या हो सकता है? क्लब हो सकता है। और लॉसेज है तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। देन आफ्टर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, गेटिंग दी क्या? ग्रॉस टोटल इनकम, एंड माइनस करेंगे डिडक्शन, देन फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल इनकम आ जाएगा। जब टोटल इनकम आ जाएगा तो उस टोटल इनकम को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में, एक स्पेशल इनकम, दूसरा कौन सा होगा? नॉर्मल इनकम। तो बताना हम क्या करेंगे फिर? उस नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम पे क्या कंप्यूट करेंगे? टैक्स, और उसमें से कोई रिबेट को माइनस कर देंगे, फिर रिलीफ, फिर सरचार्ज एंड मार्जिनल लिप। ये सारी की सारी चीजें हमें क्या करना है? यही सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हुई चीजें? तो आज सीए साहब लोग हम लोग यहीं पे क्लासेस को ओवर करेंगे, बट हाँ एक हेडिंग लिख लो यहाँ पे, टैक्स इज कंप्यूटेड बाय रेट प्रिस्क्राइब्ड इन। हेडिंग लिखना है, जिसको कल कवर करना शुरू करेंगे, और कल से आपका प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। कल मीन्स मंडे से। क्लियर हुई चीजें? कल मीन्स मंडे को। और कल अगर आना हो तो बताओ, आ सकते हैं। अभी नहीं, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे बुला लेंगे। अभी नहीं, अभी तो आराम से करो। क्लियर? हाई वोल्टेज नहीं, लो वोल्टेज से फिर हाई वोल्टेज पे चलेंगे। अभी देखो, ये जो टैक्स हम कंप्यूट करते हैं, देखो टैक्स ऑन क्या लिखा है? स्पेशल इनकम। इस पर जो टैक्स कंप्यूट करेंगे रेट होगा। रेट का मतलब परसेंटेज। वो परसेंटेज हमारा कहां पे डिफाइन होता है, कैसे डिफाइन होता है, आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर? तो चलो आज यहीं पे क्या करते हैं हम लोग, ओवर करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। सबक है, सत नमस्कार, जय हिंद एंड जय भारत। और मंडे को मिलते हैं सेम टाइप पे, सेम सब्जेक्ट, सेम प्लेटफॉर्म। तब तक के लिए बाय बाय।